हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम खनिज लवण, आज का हमारा टॉपिक है खनिज लवण। खनिज लवण में भी आयरन टॉपिक है हमारा। तो आज हम आयरन के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि आयरन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इससे पूरे रिलेटेड देख लेंगे थ्योरी। उसके बाद से जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए आते हैं, देखते हैं खनिज लवण में आयरन। तो हमारे शरीर में लोहा अत्यंत ही अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है। आयरन हमारे शरीर में अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है। यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। एक व्यक्ति का अगर वजन 70 केजी है, अगर किसी व्यक्ति का वेट 70 केजी है तो 70 केजी वाले व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 4.5 ग्राम लोहा मौजूद रहता है। और लोहे की कुल उपस्थिति का लगभग 70% रक्त में एंड 25% यकृत में, एंड इससे जो एक्स्ट्रा बचता है वो अस्थि मज्जा में एंड 4% मांसपेशियों में रहता है। तो 70 केजी वाले व्यक्ति के शरीर में 4.5 ग्राम लोहा मौजूद रहता है। एंड लोहे की कुल उपस्थिति, जैसे कि अगर लोहा को अगर हम 100% मानते हैं तो उसमें से 70% रक्त में रहता है एंड 25% यकृत में जाता है और 4% मांसपेशियों में जाता है। बाकी का जो बचा हुआ रहता है वो सारे ही अस्थि मज्जा में चले जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि आयरन 4.5 ग्राम होते हैं, जिसमें अगर हम इस 4.5 ग्राम को अगर हम 100 मान के चलते हैं तो 70 रक्त में, 25 अस्थि मज्जा में एवं 4% मांसपेशियों में रहते हैं, यकृत एवं अस्थि मज्जा में। अब देखते हैं नोट पॉइंट में क्या है। नोट पॉइंट में दिया है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा, तो हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा पुरुषों में कितनी होती है? तो पुरुषों में 13.5 से 17.5 mg पर ml ब्लड होता है। अगर पुरुषों में पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन कितनी होती है तो 13.5 से 17.5 तक होती है। एंड महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 से 15.5 mg पर ml ब्लड की होती है, पर 100 ml ब्लड की होती है। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके कार्य देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये सहायक होता है। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। एंड यह O2 मतलब कि ऑक्सीजन तथा CO2 का वाहक होता है। यह रक्त में हीमोग्लोबिन तथा मांसपेशियों में मायोग्लिन के रूप में उपस्थित होता है। एंड मायोग्लिन का कार्य होता है कि O2 को संग्रहित करना, ताकि मांसपेशियों की गति कर सके, ताकि मांसपेशियां गति कर सके। जो मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को संग्रहित करके रखता है, मायोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को संग्रहित करके रखना ताकि मांसपेशियां गति कर सके। एंड उसके बाद से है कि लोहे का संग्रह फैटेरिन के रूप में तथा संवहन ट्रांसफेरिन के रूप में, यहाँ फैटेरिन नहीं, लोहे का संग्रह फेरिन के रूप में एंड संवहन ट्रांसफेरिन के रूप में होता है। एंड श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम साइटोफॉर्म का निर्माण लोहा करता है। ये रहता अल्प मात्रा में है, बट इसकी ज़रूरत हमारे शरीर को देखिए कहाँ कहाँ और कितने इंपॉर्टेंट जगह पे है। और प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में कार्य करता है। एंड लोहा बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करता है। अभी शायद अगर आप ये देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा थोड़ा बोरिंग, क्योंकि पढ़ाई होती है बोरिंग, लेकिन जब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन दिखेंगे तो सोचेंगे कि अरे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए मैंने इस बार क्वेश्चन भी लाया है।
तो हीमोग्लोबिन O2 को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। एंड आयरन मतलब लोहे की कमी से क्या क्या हो जाता है, तो लोहे की कमी को काइलोलोचिया रोग कहते हैं। लोहे की कमी से माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया हो जाता है एंड इस स्थिति में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। आरबीसी की संख्या कम हो जाती है एंड विटामिन सी तथा विटामिन ई की कमी से लोहे का अवशोषण नहीं हो पाता है। जैसे कि लोहे के अवशोषण के लिए विटामिन ई और विटामिन सी की आवश्यकता होती है। एंड लोहे की कमी से O2 पर्याप्त मात्रा में कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। आयरन लोहा अवशोषण में सहायक तत्व है। कौन कौन से तत्व हैं, तो कैल्शियम, फास्फोरस, चाय, इमली, टैनिन, ऑक्सैलिक एसिड, फाइटिक एसिड इत्यादि, ये सारे ही लोहे के अवशोषण में सहायक तत्व हैं। एवं लोहे के प्राप्ति के स्रोत देख लेते हैं। इसकी प्राप्ति वानस्पतिक एवं प्राणिज जगत दोनों जगत से होती है, परंतु प्राणिज जगत से अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि प्राणिज जगत से हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। हरे पत्तेदार सब्जियों में जैसे कि पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, पत्ता गोभी, इन सब में आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में विद्यमान रहती है। और गाढ़े भूरे रंग के भोज्य पदार्थों में जैसे कि मुनक्का, गुड़, खजूर इत्यादि, सोयाबीन का आटा और मूंगफली, इन सब में गाढ़े भूरे रंग में भी लोहे की मात्रा काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है। प्राणिज जगत के स्रोत देख लेते हैं। प्राणिज जगत में हमें मांस, मछली एवं अंडे से आयरन की प्राप्ति होती है और इससे हमें आयरन की ज़्यादातर प्राप्ति होती है वानस्पतिक जगत के क्षेत्र से। अवशोषण इसका छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के पक्वाशय में आयरन का अवशोषण होता है। इसका संग्रह रक्त में हीमोग्लोबिन या फेरेटिन के रूप में होता है तथा मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में होता है। यह एक स्वतंत्र रूप में संग्रहित नहीं होता है। उत्सर्जन में देख लेते हैं। बिना अवशोषित आयरन, जो आयरन अवशोषित नहीं हो पाते, वो मल यानी कि स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हीमोपायोसिस क्या है, तो यह आरबीसी का एक प्रोसेस है जिसमें आरबीसी अपने जीवन काल मतलब कि 120 दिन, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। तो 120 दिन पूर्ण करने के बाद हीम प्लस ग्लोबिन के रूप में विघटित होकर अलग हो जाते हैं। फिर से लोहा अस्थि मज्जा में जाकर नए आरबीसी के निर्माण की भूमिका निभाता है। इसी प्रक्रिया को हीमोपायोसिस कहते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितने ग्राम आयरन पाया जाता है, तो 3 से 4 ग्राम आयरन पाया जाता है। एंड लोहे की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो लोहे की अधिकांश मात्रा हमने कहाँ देखा था। अब आप देखिए कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन उससे निकले हैं। लोहे की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो वो रक्त में पाई जाती है 60 से 70%। और किस रूप में, तो हीम के रूप में। रक्त में लोहा किस प्रोटीन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है, तो रक्त में लोहा ग्लोबिन के साथ मिलकर ग्लोबिन नामक प्रोटीन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। हीम प्लस ग्लोबिन, तो जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होता है, जो हीम होता है वो आयरन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लोहे की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो 3 से 4 ग्राम। फेफड़े से ऊतकों तक
O2 तथा ऊतकों से फेफड़े तक CO2 का परिवहन कौन करता है? ये सारे हमने वन लाइनर में देखे थे ना, अभी आयरन के बारे में पूरा डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ लगा नहीं ना कि इससे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन देखिए कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना है। तो फेफड़े से ऊतकों तक O2 एंड ऊतकों से फेफड़े तक CO2 का परिवहन ग्लोबिन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। एंड आरबीसी की जीवन काल कितने दिन की होती है? तो 120 दिन की होती है। एंड हीमोग्लोबिन से लोहा अलग होकर कहाँ जाता है? तो हमने देखा था हीमोग्लोबिन से लोहा अलग होकर अस्थि मज्जा में जाता है, ताकि वो फिर से वहाँ जाके हीमोग्लोबिन का निर्माण कर सके, आरबीसी का निर्माण कर सके। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। और किस प्रक्रिया को हीमोपायोसिस कहते हैं? हमने देखा था ना नोट पॉइंट में, हीमोपायोसिस। तो किस प्रक्रिया को हीमोपायोसिस कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन से लोहा अलग होकर अस्थि मज्जा में दूसरा आरबीसी बनाने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया को ही हीमोपायोसिस कहते हैं। मांसपेशियों में प्रोटीन के साथ लोहा मिलकर क्या बनाता है? तो मांसपेशियों में प्रोटीन के साथ लोहा मिलकर मायोग्लोबिन बनाता है। एंड मांसपेशियों का प्रमुख घटक कौन है? तो मांसपेशियों का प्रमुख घटक लोहा होता है। एंड मांसपेशियों में ऑक्सीजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो मायोग्लोबिन के रूप में संग्रहित होता है। एंड बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित होने में कौन मदद करता है? तो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित होने में आयरन ही मदद करता है। एंड एनीमिया रक्ताल्पता किसकी कमी से होती है? तो एनीमिया रक्ताल्पता आयरन की कमी से होती है। एंड किस अवस्था में रक्त कणिकाएं लगातार नष्ट होती हैं? तो रक्त कणिकाएं हीमोसाइडेरोसिस में नष्ट होती हैं। हीमोसाइडेरोसिस अवस्था को क्या कहते हैं? तो हीमोसाइडेरोसिस अवस्था को हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। एंड लोहे की अधिक मात्रा शरीर में कहाँ संग्रह होती है? तो यकृत में होती है। एंड लौह लवण का अभिशोषण कहाँ होता है? तो लौह लवण का अभिशोषण छोटी आंत के ग्रहणी में होता है। हमने देखा था ना, छोटी आंत के पक्वाशय में होता है। तो लोहे का अवशोषण छोटी आंत के पक्वाशय में होता है। लौह लवण के अवशोषण में कौन से विटामिन सहायक होते हैं? तो ये भी हमने देखा था, विटामिन सी और विटामिन ई लोहे के अवशोषण में सहायक होते हैं। लौह लवण किस रूप में अवशोषित होता है? तो हमने देखा था कि लौह लवण फेरस के रूप में अवशोषित होता है। एंड अब ये लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि किसको कितने mg लोहे की आयरन की आवश्यकता होती है। तो शिशु को तो माँ के दूध से मिल जाती है। शैशवावस्था में 10 mg की आवश्यकता होती है। एंड बाल्यावस्था में भी 10 mg आयरन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में मतलब किशोरावस्था बालकों में 18 mg की आवश्यकता होती है। एंड किशोरावस्था बालिकाओं में 24 mg की आवश्यकता होती है आयरन की। एंड महिलाओं में 28 mg आयरन की आवश्यकता होती है। एंड पुरुषों में 9 mg आयरन की आवश्यकता होती है। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। खनिज लवण में आयरन जो होता है, आयरन से इम्पॉर्टेंट जो हमने देखा था इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।